डेटा और फैक्ट्स ना ही सिर्फ हमको आर्गुमेंट जिताने में काम आती है, बल्कि ये हमको एक समझदार इंसान भी बनाती है और समझदार नागरिक भी बनाती है। पीजीटी और नेट के लेवल के क्वेश्चन में भी हमें इंडियन इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और इन सब डेटा की भी अलग वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो आज इसी टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टोटल फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड इन 2024 फ्रॉम 2023। कितना डिक्लाइन आया है? तो इसका आंसर जाएगा 0.79। तो पहले पढ़ते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न टू अ वुमन इन हर लाइफ टाइम। मतलब एक वुमन, एक महिला ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है अपने जीवन काल में, तो उसको क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट। और द करेंट फर्टिलिटी रेट ऑफ 2024 की इतना है, टोटल फर्टिलिटी रेट इतना है 2.122, और 2023 में ये कितना था? 2.139। और ये कितना ज़्यादा चेंज हुआ है हम यहाँ पर देख सकते हैं, 0.79। तो अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं, द डेथ ऑफ बेबी चाइल्ड बिफोर द 28 डेज ऑफ डिलीवरी इज कंसीडर। इसको क्या बोलते हैं? 28 दिन। ये डेफिनेटली बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, बट आंसर ये नहीं है। 28 डेज दिया है ना, तो इसे बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। आप यहाँ पर नीचे उसके इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस के मैंने इनको ऐसे सजाए हैं सो दैट आप ऊपर क्वेश्चन देखो और नीचे आंसर्स के डिटेल्स भी देख लो। बाकी 2-3 क्वेश्चंस के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। सो अभी के लिए मैनेज कर लीजिए। और ये 28 डेज के लिए नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट उसको बोलते हैं। और लेट्स रीड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ। एक बच्चा पैदा होने के 28 दिन के अंदर अगर मर जाए, और एक्सप्रेस एज पर, हाँ, और ये भी सेम 1000 जिंदा बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें से 28 दिन के अंदर कितने बच्चे मर गए, उसको वो डेटा कहाँ पर जाएगा? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। और उसके बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। IMR इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ अंडर 1 ईयर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो हमें जनरली पता होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 1 साल के अंदर 1000 जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1 साल के अंदर कितने बच्चे मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और नियो मोर्टेलिटी रेट, जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 28 दिन के अंदर कितने मर जाते हैं, उस डेटा को क्या बोलते हैं हम? नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ओके, तो अगला हम पढ़ते हैं, द करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया इज दिस। एंड तो आप ये देख सकते हो इतना डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि बच्चों का मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक ये है, सिंबल है। व्हाट इज रैंकिंग ऑफ इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? इंडिया की कितनी रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? ये है 126। ओके, तो यहाँ पर क्या दे रखा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के मुताबिक इंडिया 126 रैंक करता है। 143 कंट्री को कंसीडर किया गया था, उनमें से इंडिया का कौन सा स्थान है? 126। और कौन कौन से संस्थान ने इसको कैलकुलेट किया है देख सकते हो। ये पार्टनरशिप सारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्टनरशिप के द्वारा ये कैलकुलेट किया गया है। ये सब संस्था हैं, द गैलॉप, द ऑक्सफोर्ड वेलविंग रिसर्च सेंटर, द UN ऑफ द, ये आप रीड कर सकते हैं। इन सब ने अपने अपने डेटा को एक जगह सबमिट किया और उसके बाद ये कैलकुलेट हुआ। इट हैज़ बीन रिलीज इन, हर साल 20 मार्च को ये किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, और वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन ये रिलीज़ किया जाता है। और ये कब से हो रहा है? 2016 से। इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, इंडिया का क्या रैंक था? आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है 134। अभी से हम नॉर्मल अगले पेज में इसके डिटेल्स रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द 2023 द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, जिसका टाइटल क्या था? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रिमेनिंग द कोऑपरेशन। ये इतना उसका टाइटल था। जो करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इकोनॉमिक एग्जाम के लिए नहीं है। तो आप यहाँ पर इसका नंबर देख सकते हो और इंडिया की रैंक देख सकते हो। इंडिया की रैंक कितनी थी? 134। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और उसका डेटा भी। तो अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स मतलब कि कितना ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है उसको कैलकुलेट कौन करते हैं? कैलकुलेशन उसके हिसाब से कितना है? नंबर 40 हो जाता है हमारा आंसर यहाँ पे। ए सही है, 40th प्लेस है इंडिया का इन द वर्ल्ड में। मतलब कि इससे ये पता चलता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हो रहे हैं। इंडिया रिमेन्स 40th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और रैंकिंग पब्लिश। और ये 2024 का इसीलिए नहीं क्योंकि अभी तक 2024 का डेटा आया नहीं है, तो हम पिछले साल का ही हमेशा कंसीडर करते हैं। जैसे कि सेंसस हो गया, सेंसस अभी हम 2011 का ही कंसीडर करते हैं, 2021 में इसका डेटा नहीं रिलीज हुआ है इसीलिए। सो ऑर्गेनाइज इंडिया हैज़ बीन राइजिंग ट्रेजेक्टरी ओवर द पास्ट सेवरल ईयर इन द ग्लोबल 100। तो ये क्या बोल रहा है कि ट्रेजेक्टरी के तौर जैसा इंडिया में क्या मतलब कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बढ़ रहा है, इंडिया अच्छा रैंक साल भर साल ला रहा है।
ओके, इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ये इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था कि इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके डेटा तो काफ़ी अच्छे बता रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल डेटा इसका अपोजिट बोल रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। तो यहाँ इसके ये नंबर याद करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि 111 ईजी टू रिमेंबर। ओके, 2023 जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 111 थी। ओके, आउट ऑफ इतने सारे कंट्रीज 125 कंट्रीज में हमारा एकदम लास्ट की तरफ हमारा नंबर था। विद सफिशिएंट डेटा कैलकुलेटेड, ये इतना हमें स्कोर मिला था और हमारा स्कोर कितना था? 28.7, जो कि एक मॉडरेट लेवल, हाँ सॉरी, सीरियस लेवल का एक मैटर इसको माना जाता है। ओके, और हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हमारे कंट्री में जो जेंडर का गैप है मेल और फीमेल के बीच में वो कितना है? अकॉर्डिंग टू द 23 रिपोर्ट ये है 127। ओके, कैसे है थोड़ा रीड कर लेते हैं। इंडिया हैज़ रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन द टर्म ऑफ जेंडर पैरिटी एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द 8 प्लेस फ्रॉम द लास्ट ईयर। पिछले साल से हम थोड़ा बेहतर परफॉर्म किए हैं इस साल, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल जेंडर रिपोर्ट। ओके, तो ये था इतना। इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, हम सबको जानना चाहिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। तो ये जनरली क्या बताता है, थोड़ा इसके बारे में हम बता देते हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं। ये 81st पोजीशन पे है इंडिया 2024 के हिसाब से। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि आप बिना वीज़ा के कितने कंट्री घूम सकते हैं, आपकी कंट्री की ये कितने कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडलीनेस है, गुड फ्रेंड बिहेवियर है। तो आप मान लो हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनमें पहले बांग्लादेश में था लेकिन अभी वीज़ा लग गया है, तो शायद तो नेपाल में तो बिना वीज़ा के आप जा सकते हो। तो वो फ्रेंडलीनेस विद द टू कंट्री दिखाता है हैंडलिंग, और आपके कंट्री को कितना सपोर्ट करते हैं। तो ये जनरली यही बताता है कि आप बिना वीज़ा के कितने कंट्री घूम सकते हो। ठीक है, एक स्मूथ टूरिज्म को ये शो करता है। हमारे यहाँ पर कंट्री का है 81st पोजीशन। तो द फर्स्ट पोजीशन में कौन सी कंट्री है? सिंगापुर है, जो 195 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के साथ वहाँ के सिटीज़न घूम सकते हैं। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। ओके, तो और ये देख सकते हो ये सबका डेटा सेम ही है, मतलब कि इतने 194 पे ही है, सब सेकेंड पोजीशन पे है। व्हाट इज़ द करंट अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? ये कितना है? 144 बिलियन। ओके, सो अभी थोड़ा डेटाज हम पढ़ लेते हैं। द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ दिस 1.44 बिलियन जो भी है ऑफ संडे 2024। ठीक है, और ये इसको कैलकुलेट किसने किया? वर्ल्डोमीटर एलाबोरेशन ऑफ द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन डेटा, यूएन का डेटा है वर्ल्डोमीटर, उसके हिसाब से 1.4 बिलियन है पॉपुलेशन। और इंडिया के 2023 में पॉपुलेशन एस्टिमेटेड कितना था? 1.42 बिलियन। ठीक है, तो इंडिया पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू 17 पॉइंट, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उसमें 17.76 है। मान लो अगर वर्ल्ड में 100 लोग हैं तो 17 लोग तो हम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ गुड नंबर, बट अगर उसको सही इस्तेमाल किया गया तो उतने 17 लोगों को तो वो भी काफ़ी है। तो इंडिया रैंक्स नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ कंट्री एंड डिपेंडेंसी बाय द पॉपुलेशन। इंडिया कितना है? डिपेंडेंसी पॉपुलेशन में 1 रैंक है। और द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज़, हाँ तो ये आप नंबर याद रख सकते हो कि हर किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग? ऑलमोस्ट 500 लोग या फिर 481 लोग रहते हैं। और द टोटल लैंड एरिया इज दिस, अब इसको ऐसे ही याद रखते हो एज इट इज़, या फिर इट्स ओके 36 ऑफ द पॉपुलेशन। हाँ, हमारे अर्बन पॉपुलेशन इतनी है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर याद रख सकते हो इस चीज़ को कि हमारे मीडियन एज कितना है, जो कि 28.8 मीडियन एज, मतलब ऑन एन एवरेज हमारे कंट्री में एज में कितनी है, या फिर सबसे ज़्यादा एज इसी नंबर पे ऑलमोस्ट मिलते हैं 28 एज में। ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ओके, यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की, हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात किए होते तो हम यूपी मारते, लेकिन यहाँ पर आंसर यूपी नहीं है, यहाँ पर आंसर है बिहार। हाईएस्ट डेंसिटी की बात हो रही है, बिहार है आंसर। सो हम रीड करते हैं, द स्टेट विद द लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज बिहार। बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 112 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, और ये 2011 के डेटा के हिसाब से है। अभी का पता नहीं, अभी कुछ चेंज हो सकते हैं डेफिनेटली। द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज 10.41 करोड़। बिहार इज द स्टेट स्ट्रेच इट्स एरिया ओवर दिस मच 94,000 किलोमीटर समथिंग। तो अगला हम चलते हैं, व्हाट इज़ द करंट एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया? तो ऑन एन एवरेज एक इंसान इंडिया में कितने समय तक नेचुरली जिंदा रह सकता है? नेचुरल मतलब बिना किसी एक्सीडेंट, नेचुरल डेथ होने की उससे कितना संभावना है, कौन से एज में उसका नेचुरल डेथ होगा? तो उसका एज है कितना? 67 ईयर्स ओल्ड। अभी आप इसका थोड़ा डेटा देख लेते हैं। तो इंडिया की है कितनी?
2021 के हिसाब से 67 ईयर्स। अब चाइना का देख लो 78 और यूएस के 76, इंडिया का देख लो अब। ओके, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आई होप यू आप सबको ये तो पता ही होगा। थोड़ा डेटा पे ध्यान दे देते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट 75% है और ये सेंसस 2011 के हिसाब से है। ओके, तो हाँ, तो ये सेंसस 2011 के हिसाब से है। केरला के कितने 93% है। बिहार का सबसे कम लिटरेसी रेट है जो कि 61% है। ओके, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन द अर्बन एरिया? इसका आंसर अब 31 या फिर 35, इन दोनों में से कोई भी दे सकते हो। ये चेंज होता रहता है, ये अपडेट हो रहा है धीरे धीरे, बट हमें जो ये डाटा है ये 2011 के हिसाब से है। हमने जो पीछे एक क्वेश्चन में पढ़े थे इन्फॉर्मेशन में, वहाँ पे 35 था, वो रिसेंट है। और ये 2011 के, हम जनवरी 2011 का ही कंसीडर करेंगे बिकॉज वो ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है सेंसस के डाटा को। ओके, विच डेमोग्राफी इंडिकेटर इज कॉज द कंसर्न इन इंडियन पॉपुलेशन ट्रेंड? क्या है, एक सोचने वाली बात, समस्या की बात हमको क्या लग रही है? ये मतलब कि पॉपुलेशन ट्रेंड के हिसाब से इंक्रीजिंग इन बर्थ रेट, इंक्रीजिंग इन बर्थ रेट, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे पैदा होते जा रहे हैं उनके लिए रिसोर्सेज भी होना चाहिए, उनके लिए इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए उनको। अगर बच्चा जितना भी एक माँ बाप अगर पैदा कर लें, उनको अगर एक सही शिक्षा और सही इंसान नहीं बना पाएंगे तो वो पैदा करने का क्या मतलब? जनसंख्या बढ़ा रहे हैं बस, है ना, रिसोर्सेज को अच्छे से मिलेंगे नहीं, उनको एक अच्छी लाइफ मिलेंगी नहीं, अल्टीमेटली दे विल डिप्रेस एंड बिकेम अ not good person of course. Okay, so typically high birth rate are associated with health problem. जितना ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे उनको अगर हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी, लो लिविंग स्टैंडर्ड हो जाएगा। और अगर मान लो एक परिवार है जिस फैमिली की इनकम है पर मंथ 30,000, ठीक है, 30,000 है, वो अगर वहाँ पे 5 बच्चे पैदा कर लेगा या फिर 6, 7, 8 बच्चे पैदा कर लेगा, तो समझो वो उन सब को अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पाएगा, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, क्वालिटी लाइफ नहीं दे पाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर दूसरा एक 30,000 अर्न करने वाला पर्सन सिर्फ एक या फिर 2 बच्चों को पैदा करे तो वो उनको अच्छी लाइफ दे पाएगा, उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल कर पाएगा और एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी पुअर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर जनरली ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे होते हैं, ये दिखता है। आप कोई भी अफ्रीका के जगह चले जाओ, ये आपको ये नॉर्मल चीज़ें दिखेंगी। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्या, व्हाट इज़ द करंट फर्टिलिटी रेट? ये सवाल हमें पूछता है कि बच्चे पैदा करने की क्षमता कितनी है इंडिया में। ओके, तो ये वुमेन्स से कैलकुलेट होता है इधर। तो ये क्वेश्चन हमारा ये आंसर होगा 2.1। जनरली ये 2.0 से 2.1 के अंदर लाई करता है। ओके, सो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2.1। और ये देख सकते हो जैसे कि 2.03 बर्थ पर वुमेन यहाँ पर है, ये इंडिया का है। यस, ये वो इंडिया का है, यूनाइटेड स्टेट, साउथ कोरिया। तो हमारी इंडिया का रैंकिंग काफ़ी बेहतर है व्हेन इट्स कम टू फर्टिलिटी। ओके, इंडिया काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इधर, विच इज़ ऑल्सो साइन ऑफ गुड हेल्थ, ओवरऑल वेल बींग को भी ये थोड़ा दर्शाता है। विच डेमोग्राफिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन क्या पूछता है, विच डेमोग्राफिक ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन? ओके, तो हमारा ये पूछता है कि डेमोग्राफिक, इंडिया का डेमोग्राफिक में जो ग्रुप है, डेमोग्राफिक ग्रुप है, उनमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन किसकी है? बच्चे नहीं, बिल्कुल नहीं। एडल्ट नहीं, सॉरी मैंने इसके ऊपर लगा दिया, बच्चे नहीं। एडल्ट्स यस 15 से इस ये वाला आता है, और एल्डर नहीं, ये भी नहीं, और एडोलसेंट्स ये भी नहीं। क्योंकि अभी मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो हमारा जो मीडियन है एज का वो कितना है, 28.5 है। ओके, तो ओवरऑल अगर ये तभी आता है जब हमारा एज ग्रुप, डेमोग्राफी एज ग्रुप इसी के अंदर रहे, ठीक है, तभी जाके एवरेज इतना ही बनेगा। ओके, तो अभी थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। इंडियाज़ वर्किंग एज पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज थ्रू, ये डेटा बताती है कि 2036 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन, ये वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंडर ये नंबर, ये एज आता है, काम करने के लिए क्षमता, सक्षम होती है ये एज ग्रुप। ओके, द अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल ग्रुप ऑन द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया स्टेट्स 2011 टू 36, इतने 700 प्लस मिलियन पीपल, और 60% हमारा कितनी पॉपुलेशन है, 60% प्लस एडल्ट के अंदर आती है इंडियाज पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसके अंदर 60 प्लस पॉपुलेशन आ जाती है हमारी इस एज ग्रुप में। और ये कौन से 2011, अभी तो ये डाटा और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। ओके, सो अभी देख सकते हो द मीडियन, मैंने जो अभी बताया था, मीडियन एज इन इंडिया इज 28.2 विद 600 मिलियन पीपल बिटवीन दिस, 600 से 700 जो प्लस मैंने बताया था वही है। इंडिया हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मिलेनियल एंड जनरेशन जी, जो हमारा ही अभी जो जनरेशन चल रहा है, इसी को नाम दिया गया जनरेशन जी बोलते हैं इसको।
सो ये आप ट्रेंडिंग ये डेटा भी देख सकते हो इधर इंडिकेटर। हाँ, पॉपुलेशन बाय द बोर्ड ऑफ एज ग्रुप, ये डिफरेंट एज ग्रुप है 60+ और इंडिकेटर्स ये सारे ईयर्स हैं, कौन से ईयर में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी। ओके, और ये कैसे कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्टेबल वो है, नंबर्स हैं जो कि आगे बढ़ेंगी इतनी। ओके, और व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल इन इंडिया। ओके, तो ये हमें क्या बताता है कि हर 1000 मेल्स में फीमेल्स के नंबर कितने हैं, और ये सेंसेक्स 2011 के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 943। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सेंसस 2011 के हिसाब से, और 2024 में NFHS को 5 का एक सर्वे हुआ था। अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा डेटा है, और ये टोटल हम इतना ही अगर याद रख लें इतना बेहतर है, बट अकॉर्डिंग टू नेट के हिसाब से ये दोनों भी आप याद रख लीजिए, बेहतर रहेगा। ओके, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी डेटा 2011 के हिसाब से है। ओके, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है 2011 डेटा सेंसेक्स, अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं पीजीटी में। सो अभी देख लेते हैं, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, ये 2000 सेंसेस के हिसाब से मेघालय को जाता है। थोड़ा यहाँ पे डेटास पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 यूपी हैज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ये मैंने पहले बताया था, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और बिहार क्या था, सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया स्टेट था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश पे रिटर्न आते हैं, उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में जाता था, और 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इंडिया की जितनी पॉपुलेशन थी अगर 100% है, उसमें से 16% सिर्फ यूपी ही कवर करता है। ओके, तो अब दूसरे, सिक्किम वॉज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, ये सिक्किम है, और पहला था यूपी, मतलब हाईएस्ट है यूपी, लोएस्ट है सिक्किम। मेघालय हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मेघालय का क्या हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो कि 27% से बढ़ रहे थे अमॉन्ग द स्टेट। बाकियों के मुकाबले मेघालय में मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतने रेट से बढ़ रही थी, जो कि हाईएस्ट थी। सो यहाँ पर जो हमारा अगला सवाल आता है, इन द यूनियन टेरिटरी द पॉपुलेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इज द लोएस्ट। तो यूनियन टेरिटरी के बीच में तो सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है वो किसका है, अंडमान एंड निकोबार का है। और तो केरला, ये हम पढ़े थे, केरला सबसे लिटरेट स्टेट है, और बिहार सबसे लीस्ट लिटरेट रेट है। ये 2011 के अंडर था। अभी बेशक ये नंबर बढ़ गए होंगे, क्योंकि अभी खान सर जैसे बहुत सारे टीचर्स जो अभी एजुकेशन हब बन रहा है, डेफिनेटली ये नंबर्स चेंज हुए होंगे और बेहतरीन सुधार किए होंगे। आशा करता हूँ 2020 मतलब नेक्स्ट सेंसस तक ये पॉजिटिव शो कर रहा होगा। और ये है चंद्रमौली वॉज द सेंसस कमिश्नर, ये आप याद कर सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से कौन सा स्टेट है, जो मतलब ये जनरली वो बताता है कि बच्चे पैदा करने के बाद जो मैटरनल जो माँओं की मृत्यु हो जाती है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असम। ओके, हाँ, तो अब थोड़ा डेटा पढ़ लेते हैं। द एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइनिंग MMR ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पीरियड ऑफ 2010-12 वॉज दिस। आसाम भी कंटिन्यूस टू बी a स्टेट विद द हाइएस्ट MMR, फॉलोड बाय यूपी, और उसके बाद यूपी आता था, और उत्तराखंड, उसके बाद राजस्थान। ओके, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट ट्रेंड इन द डिपेंडेंसी रेशियो इन इंडिया। तो क्या है इसमें डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, इसमें वो पॉपुलेशन का एक रेशियो होता है, दो पॉपुलेशन का रेशियो होता है। एक जो पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट रहते हैं, 15 से पहले वाले, 0 से 15 के अंदर, और 60+, ये दोनों का समीशन होता है क्या, डिपेंडेंट, और डिवाइडेड किससे होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि मान लो 15 से लेकर 59 एज के जितने भी लोग होते हैं, इन दोनों का ये रेशियो ही होता है क्या, डिपेंडेंसी रेशियो। और ये के रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप यहाँ पर उसका ये देख सकते हो ग्राफ। तो ये क्या हो रहा है 2012 में, ये धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।